हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 टर्म 2 के केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर के हम केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और हर एक चैप्टर के दो दो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है। सबसे पहले दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारा लैम्डा एम। It is defined as the conductivity power of all the ions produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte in a solution। जब आप 1 mole of electrolyte solution में डालते हो तो जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय सी। कप्पा होता है हमारा कंडक्टिविटी, सी इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर में ले सकते हैं। ठीक है, तो कप्पा इज एक्सप्रेस इन सीमर पर मीटर और जो कंसंट्रेशन है मोल्स मीटर रेस्ट पर -3। तो लीटर्स को मीटर रेस्ट पर -3 में भी हम लिख सकते हैं। देन द यूनिट ऑफ द सीमेंस ऑफ द लैम्डा एम इज सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब याद रखना इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीटर और एक सेंटीमीटर। अगर हमें सपोज यूनिट मीटर में दिया हुआ है तो लैम्डा एम हो जाता है कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू 1000 जब आपको यूनिट्स दिए हैं मीटर्स में, और अगर आपको यूनिट दिए हैं सेंटीमीटर पे तो कप्पा इंटू 1000, यहाँ पे 1000 होता है डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी। हमें बाकी यूनिट्स भी दिए हुए हैं, सीमर मीटर स्क्वायर पर मोल, डिफरेंट यूनिट्स दिए हैं और साथ में दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, विच इज लैम्डा। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिव पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सोल्यूशन। जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है विच इज लैम्डा एम दिया हुआ है विच इज 138.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये गिवन है, साथ में दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है तो हमें मोलैरिटी भी गिवन है विच इज 1.5 मोलर्स। ठीक है, पूछा क्या हमें, फाइंड द कंडक्टिविटी विच इज कप्पा। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द मोलैरिटी। तो ये हमारा क्या था, इक्वेशन था। अब इसको इक्वेट कर सकते हैं हम, इसको हमें क्या चाहिए, कप्पा चाहिए, हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस तरफ जाएगा ये तो हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब हम लैम्डा एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें लैम्डा एम की वैल्यू दी है 138.9, मोलैरिटी दी है 1.5 डिवाइडेड बाय 1000, और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.208 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड दिया हाउ टू फाइंड द यूनिट, हाउ द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज अराइव्ड। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। ठीक है, तो हर एक का यूनिट डालना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कप्पा है वो कप्पा किससे डिराइव हुआ है। हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो होती है रो एल बाई ए के इक्वल, और रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय रो क्या होता है 1 बाय कप्पा के इक्वल, और वी कैन राइट कप्पा इज इक्वल टू 1 बार आर एल बाय ए। तो हमारा लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है, इंटू 1 बाय आर एल बाय ए। अब याद रखना हम सेंटीमीटर्स में, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में दिया तो हम यूनिट सेंटीमीटर्स में लेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी किसके इक्वल होती है मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इक्वल किसके, इसको बोलते हैं हम ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। लेंथ हम लेंगे सेंटीमीटर में और एरिया को लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमें ये मिल गया है अब। ठीक है, अब हमें दिया 1000 बाय मोल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 बाय ओम सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। 1000 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स 1 बाय ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय मोल 1 बाय ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय ओम जो होता है हमारा होता है सीमेंस के इक्वल, तो लिख सकते हैं सीमेंस। 1 बाय ओल को हम लिख सकते हैं पर मोल और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सीमेन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है लैम्डा एम इज इक्वल टू 40.05 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमें सबसे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो इन्होंने, अगर हमें पता है कॉलरेश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें दिया हुआ है एसीटेट का, एसिटिक एसिड में इन्होंने एसीटेट दिया हुआ है एच ए की फॉर्म में दिया हुआ एसीटेट आयन को हम लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए नेगेटिव। दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 349.6 प्लस 50.9। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल, जब कैलकुलेट करोगे 400.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हो जाएगा 40.05 डिवाइडेड बाय 400.5। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, जितने भी यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर कंडक्टिविटी की हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर आपके पास 1 मीटर का क्या है लेंथ है और वॉल्यूम है, और सॉरी एरिया मीटर स्क्वायर, तो मतलब कि ओवरऑल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब का, तो उसकी जो कंडक्टेंस होती है, ठीक है, उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को और 1 यूनिट क्यूब के वॉल्यूम को हम बोलते हैं, उसके अंदर जितना भी कंडक्टेंस होती है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। बट जैसे ही आप क्या करोगे, इफ़ यू ऐड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब है कि इफ़ यू हैव एडिड वाटर, वाटर ऐड करने से याद रखना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपने सपोज क्या किया, इसके अंदर आपने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से नंबर ऑफ आयन जो पर यूनिट वॉल्यूम थे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और याद रखना आयंस की वजह से ही क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन जो कैरी करेंगे चार्ज वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 4। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल आर द फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल क्वांटिटीज दैट रिप्रेजेंट एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो एसेंशियल प्रॉपर्टी बताता है सिस्टम का, जिसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है मेटल और गैसेस, और दूसरा क्या होता है, आयंस इन द सॉल्यूशन। तो उनकी फिजिकल और एसेंशियल प्रॉपर्टीज बताता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर गैस है तो प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन की बात करेंगे ये होता है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 मोल पर लीटर। टेम्परेचर होता है हमारा स्टैंडर्ड 298 केल्विन। बट हार्डली स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अचीव हो सकती है। तो बट इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं mn प्लस ne। ठीक है, अगर एक मेटल ने रिडक्शन शो किया, वो मेटल बना, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो गया, अगर हम उसका नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो मेटल का रिडक्शन से क्या हो जाएगा, द EMN प्लस n इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द मेटल mn थ्रू n माइनस ऑफ nt बाय nf ln ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मेटल का आयंस। अब इसमें याद रखना, जो R होता है गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है केल्विन में, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कितने वो गेन कर रहा है, और F क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं E ऑफ द सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस RT बाय NF ln ऑफ। अब ये जो प्योर मेटल होता है, याद रखना प्योर मेटल को हम इग्नोर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बाय n mn प्लस। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको हिट्रोजिनस मिक्सचर में सॉलिड दिया हुआ है तो सॉलिड को आप कंसंट्रेशन को आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट नर्स्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट हाफ होता है याद रखना वो ऑक्सीडेशन हाफ होता है, उसे हम एनोड भी कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन होती है। और जो सेकेंड हाफ दिया होता है इसे हम बोलते हैं कैथोड, इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इसके हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना लेंगे। जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है,
तो जेड जो Zn सॉलिड से बन रहा है एक्वस में, और सिमिलरली क्या होता है, कॉपर जो 2+ है एक्वस से, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन बना लिया। अब अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, हमारा होता है ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, ई नॉट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ। अब याद रखना लॉग ऑफ हम लेते हैं क्यू सी। क्यू सी का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे कंसंट्रेशन को डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्यूसी और रिएक्शन क्वोशिएंट। बट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी भी बताया था, ये जो है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इसमें अगर आप देखोगे आपको दो एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस स्टेट, और एक सॉलिड। सॉलिड कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो आप सॉलिड को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। एज ए रिजल्ट जो आपका क्यूसी बनेगा, क्यूसी हमारा बन जाएगा इक्वल टू, हम साइड पे लिख सकते हैं Zn2+ डिवाइडेड बाय Cu2+। तो ये हमारा आ जाएगा नर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn जिंक आयंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड। सिर्फ हम सपोज आपके पास क्या जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, आपके पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है Zn2+ की। तो हम हाफ इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने सपोज Zn की आयंस क्या कर दी है, सपोज यू हैव इंक्रीज Zn की आयंस क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका वो बनाए, ई ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाई Zn इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn2+ बाई Zn। ठीक है, माइनस ऑफ 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ, इक्वेशन बना लेते हैं, जिंक क्या करेगा, रिडक्शन करेगा Zn2+ टू रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ जिंक एक्वस से बनाएगा ये सॉलिड। ठीक है, और लॉग क्यूसी क्या होता है, हमें पता है, सॉलिड को हम इग्नोर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/Zn2+ का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को अगर आपने लॉग को रिवर्स कर दिया, लॉग को अगर आप रिवर्स कर दे तो माइनस साइन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Zn2+ Zn प्लस कर देंगे 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ Zn2+। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर आपने Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, तो अगर आप ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ओवरऑल ये जो भी आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो था जिंक का, उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब आप जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो ओवरऑल ई है ऑफ Zn2+ टू Zn, वो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका यही आंसर था कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमें इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, हाउ कैन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी इंक्रीज। अभी अभी हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन इंक्रीज करके कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हो, फिर से हम लिख सकते हैं इक्वेशन। सपोज आपके पास मेटल वो क्या कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, जो एक्वस सोल्यूशन से इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू मेटल। ठीक है, अगर हम इक्वेशन बना लेंगे, सपोज ई ऑफ द Mn+ टू M इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Mn+ डिवाइड बाई M। ठीक है, ये हमारा क्या याद रखना है, नर्स्ट इक्वेशन है, माइनस ऑफ 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ, ठीक है, फिर से हो जाएगा हमारा 1/n+। इसकी कंसंट्रेशन अगर हमें क्या करना है, इसको हमें रिवर्स कर देंगे, अगर लॉग को उल्टा कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हो जाएगा ई नॉट ऑफ Mn M प्लस ऑफ 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ Mn का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें ये सारा वैल्यूज मिल गया। अब आप क्या चाहते हो कि ओवरऑल जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो अगर आप इसमें चेंज क्या कर सकते हो वैल्यू, तो आर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर रहे हैं, फैराडे डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो ऊपर टर्म्स हैं वो सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है तो वो क्या है, हमारा टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया
टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो और या आप क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो। सो कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ की कंसंट्रेशन अगर आपने इंक्रीज की या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दोनों को इंक्रीज करने से जो E है, E ऑफ Mn+ टू Mn वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया, व्हाट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल बीइंग नेगेटिव। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखेंगे, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक है, अब ये पूछा कि इसका मतलब क्या। सपोज हम जिंक को अगर कनेक्ट कर देते हैं SHE को, SHE होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SHE से ही हम सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितने भी हमारे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हाफ्स है, डिफरेंट मेटल्स हैं, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। बट SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, इसे हम रिडक्शन पोटेंशियल में भी लिख सकते हैं। सपोज आपने SHE के साथ जिंक को कनेक्ट किया, तो जिंक क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। जिंक हमेशा काम करता है एज ए इन एनोड व्हेन कनेक्ट विद SHE। अब SHE का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, सो जिंक का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -0.76। माइनस का ये भी मतलब है कि जिंक ऑक्सीडेशन करना चाहता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, बट इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का क्या पॉजिटिव, विच इज़ 0.76। तो एज कंपेयर टू अगर हम करें हाइड्रोजन से, जिंक जल्दी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो दैट्स वाई इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट, समटाइम्स इवन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉरेन सब्सटेंस। जो रेट है मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और कभी कभी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम रेट को लिखते हैं तो उसे बोलते हैं रेट लॉ। द रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन टू बी एस्टेब्लिश बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो जो रेट लॉ की वैल्यूज़ होती है वो हम एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। द रेट लॉ दस्ट एस्टेब्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो हमें रेट लॉ के बारे में बताया था। तो हमें पहला क्वेश्चन पूछा है, द रिएक्शन 2A + B + C रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2E। तो हमारे पास ये तीन रिएक्टेंट है A B C, इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन A के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर इन B के लिए सेकंड ऑर्डर है, और 0 ऑर्डर इन C। सो राइट द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसका क्या लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो याद रखना जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू द K। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ A, और इन्होंने साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है तो आप लिखोगे रेज़ टू पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ B जो है इट इज सेकंड ऑर्डर, तो आप लिखोगे B रेज़ टू पावर 2, और कंसंट्रेशन ऑफ C है ये है 0। तो या नहीं लिखो, या तो आप लिख सकते हो C रेज़ टू पावर 0। तो ये हो जाएगा हमारा रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और यू कैन राइट इन अनदर वे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं जो रेट है, याद रखना जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ΔH2 बाय ΔT। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सिमिलरली माइनस ऑफ ΔI2 डिवाइडेड बाय ΔT, और जब भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को हम लिखते हैं 1/2 ऑफ, यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2 से डिवाइड करना है, ΔHI बाय ΔT। तो आप रेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो रेट को हमने किस फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ I2, 1/2 ऑफ रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ HI। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वाई डज द रेट ऑफ द रिएक्शन नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था जो रेट होता है
वो किसके होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप टाइम के साथ रेट का देखोगे तो टाइम के साथ रेट और टाइम का क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, सो जैसे ही क्या क्या होता है, टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो रेट क्या हो जाता है, रेट हो जाता है हमारा डिक्रीज। ठीक है, सो दैट्स वाई रेट जो है ऑफ द रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे द रिएक्शन ए बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी हैज जीरो ऑर्डर, राइट द इक्वेशन। ठीक है, और अगर जीरो ऑर्डर है तो ऑलरेडी हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 0। ठीक है, जब रेट जीरो ऑर्डर होगा तो कंसेंट्रेशन रेज टू पावर आप 0 डाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हमें, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर। तो अगर आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, आप एक्सपेरिमेंट से ही एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो, और अगर आपने एक्स और वाई को ऐड कर दिया है तो आपको क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो एक्स एंड वाई कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, and the sum of this exponent x plus y gives the overall order of the reaction। x plus y हमें क्या बता देता है, order of the reaction बताता है, whereas x and y represent the order with respect to a। जो x है वो order with respect to a भी बताता है, और जो y है वो order with respect to b भी बताता है। order क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, even हो सकता है, fraction हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है मॉलिकुलैरिटी इज एन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन विच हेल्प इन अंडरस्टैंड्स द मैकेनिज्म। यह रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने में हेल्प करता है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है उसमें कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, उसे बोलते हैं हम मॉलिकुलैरिटी। और मॉलिकुलैरिटी हमेशा हम रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड करते हैं। इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज, अगर एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी हैज़ नो मीनिंग, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो उसकी हम मॉलिकुलैरिटी फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है KClO3 FeSO4 H2SO4 result in formation of KCl Fe2 SO4 thrice NH2O. This reaction seems to be 10th order but actually it is a second order, indicate the reaction take place in several steps। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्शन होती है बहुत सारे स्टेप्स में। ठीक है, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेस कांस्टेंट इज 2.5 10⁻⁻² पर मिनट। तो याद रखना कभी भी यूनिट अगर आपको दिया हुआ है पर सेकेंड में, ठीक है, इट इज़ गिवन इन पर सेकेंड, और यूनिट इज़ गिवन इन पर मिनट, क्योंकि टाइम का यूनिट है पर सेकेंड पर मिनट, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप यूनिट ऑफ के से बता सकते हो कौन सा ऑर्डर है, अगर पर मिनट दिया हुआ है या पर सेकेंड दिया हुआ है वो रिएक्शन हो जाती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, for which order of the reaction the unit of rate constant and rate of the reactions are same। इसको अगर हम नॉर्मली लिखें तो हमें पता है R जो रेट है इट इज़ इक्वल टू K। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इन्होंने क्या बोला, फॉर विच ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन शुड बी सेम। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने कर दिया उसका ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर कर दिया तो रेट की जो वैल्यू है, जो यूनिट है, दैट विल बिकम इक्वल टू यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो याद रखना फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब भी ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, ज़ीरो ऑर्डर की होगी, तो रेट और रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है वो दोनों सेम हो जाएंगे, और यूनिट हमारे हो जाएंगे मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, फॉर ए गिवन रेट एक्सप्रेशन के ए जो है उसकी कंसंट्रेशन लिया 3/2 B -1, फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं रेज टू पावर वाली उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो हम करेंगे 3/2 -1, इसको ऐड कर लोगे हो जाएगा 1.5 -1, ये हो जाएगा हमारा 0.5, और इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा हमारा हाफ। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट,
हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सपोज जो रेट है वो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट उसका जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है। सपोज रिएक्टेंट हमारा ए है, जो ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है वो ट्वाइस दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है इन्होंने अगर कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया व्हाट विल हैपन टू द रेट, तो हम लिखेंगे रेट के, और कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 4Ka², ठीक है। तो 4 बाहर निकल जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ओवरऑल जो रेट है, अब आप रेट को कंपेयर करोगे तो वो रेट हो गया है अब 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन के केस बेस्ड क्वेश्चन पे। सबसे पहला दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। ए कोलाइड इज ए हिट्रोजीनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। तो एक सब्सटेंस को डिस्पर्स कर देते हैं हम, जो कम कंसंट्रेशन में होता है उसे बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एज ए वेरी फाइन पार्टिकल इनटू अनदर सब्सटेंस। जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है उसे बोलते हैं हम डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। कोलाइड्स आर समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज सोल्यूशन, बट सोल्यूशन जो होता है और कोलाइड में डिफरेंस होता है पार्टिकल साइज का। तो कोलाइड में पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है। इन ए ट्रू सोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयंस आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ट्रू सोल्यूशन जैसे NaCl इन वाटर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, बट इन कोलाइड द डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल। तो डिस्पर्स फेज में सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन हो सकता है। एग्रीगेशंस ऑफ स्मॉल आयंस, स्मॉल आयंस क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जैसे सल्फेट की आयंस, गोल्ड की आयंस, एटम्स जुड़ सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स फेज सोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू जो डिस्पर्स फेज का साइज है उसके हिसाब से हमने ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में सोल्यूशन को डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स का आपको पता होना चाहिए डायमीटर होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है, और यू कैन राइट 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर्स। तो ये क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फाउंड व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। जब लिक्विड को हम सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेल, ठीक है। उस कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, और जो हमारा कोलाइड बनता है उसे हम बोलते हैं जेल। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, लाइक बटर। तो बटर इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। थर्ड हमें दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म व्हेन गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। जब गैस लिक्विड में डिस्पर्स होती है तो हमारा जो कोलाइड बनता है उसे हम बोलते हैं फोम, ठीक है। तो हमारा फोम बनता है व्हेन गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, और इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। व्हिप्ड क्रीम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाट इज कोलाइडन। कोलाइडन एक तरह का सोल्यूशन होता है, इट इज़ 4% सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, इट इज़ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोस। 4% इसमें क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोस होता है इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप फिल्टर पेपर में ये यूज़ करते हो, ये कोलाइडन सोल्यूशन यूज़ करते हो विच इज़ 4% ऑफ नाइट्रोसेलुलोस इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई कोलाइडन इज यूज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल का हमेशा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 को अगर आपने KI में ऐड किया है तो सोल्यूशन हो जाता है नेगेटिव चार्ज, कोलाइडल चार्ज आ जाता है। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कोलाइडल सोल्यूशन। तो अगर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आता है। चार्ज इज रिमूव, अगर चार्ज को रिमूव कर दिया तो कोगुलेशन हो सकता है। लायोफिलिक सोल्स आर इजीली कोगुलेटेड और रेडिली कोगुलेटेड, वो इजीली कोगुलेट होते हैं, और लायोफिलिक विल टेक सम टाइम, दे आर मोर स्टेबल। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज रीजन फॉर चार्ज इन द सॉल्ट पार्टिकल, कि चार्ज क्यों होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की वजह से। ऐसा कैसे होता है, सपोज आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में है, आपके पास सपोज
FeOH थ्राइस। इसके पार्टिकल्स क्या सॉलिड की फॉर्म है। सपोज आपने सोल्यूशन डाल दिया FeCl3 का, तो क्या होता है FeOH थ्राइस। सपोज आपके पास क्या है FeOH थ्राइस है, ठीक है। अब FeOH थ्राइस क्या करता है, जो कॉमन आयन होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो एड्जॉर्ब कर लेता है। जैसे Fe3+, तो अपने आगे पीछे क्या करेगा, Fe3+ को एड्जॉर्ब कर देगा अपने आगे पीछे। एज ए रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और स्मॉल स्मॉल FeOH थ्राइस क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज सब में आ जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, सॉल्व पार्टिकल्स के स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे। सो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन से क्या होता है कि सिमिलर चार्ज आयन वो एड्जॉर्ब कर लेता है और सिमिलर चार्ज आयन होने की वजह से वो रिपल्शन से वो स्टेबल हो जाता है। तो ये सेकंड वाला यही पार्ट है, वाई द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसलिए प्रोवाइड होती है क्योंकि अगर सेम चार्ज है, अगर हम बात करेंगे सेम चार्ज की, ठीक है, सेम चार्ज का क्या फ़ायदा होता है, सेम चार्ज से रिपल्शन हो जाती है, ठीक है। और रिपल्शन होने की वजह से याद रखना वो क्या होता है, कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन को प्रिवेंशन होता है। तो कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। अगर सेम चार्ज होगा तो पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी और रिपल्शन की वजह से कोगुलेशन विल गेट प्रिवेंटेड। थर्ड पार्ट दिया, वाई ए नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग। सपोज आपने क्या ऐड किया है, AgNO3 यू हैव एड इन Ki, और ये जो Ki होगा याद रखना ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस में होगा, क्योंकि आपके इसके सोल्यूशन में AgNO3 डाला है तो आपका बन जाएगा AgI, ठीक है। तो सारा AgNO3 AgI में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सोल्यूशन में Ki तब भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस में है। अब जो AgI है वो कॉमन आयन क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है। अगर आप कॉमन आयन देखोगे तो इसमें आयोडीन है, तो आयोडीन का जो आयोडाइड आयन है, नेगेटिव आयन, वो क्या करेगी, इसको सराउंड कर देगी और आयोडाइड आयन सराउंड होने से इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दैट्स वाई नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट इज ऑब्टेन ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 टू Ki सोल्यूशन। नेक्स्ट पूछा है, नेम वन मेथड बाय विच कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट। सो देयर आर डिफरेंट मेथड। एक मेथड हमारा बता सकते हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर आपने एक एडिशन कर दिया इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज से क्या हो जाएगा, ये जो भी कोगुलेशन जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होने से उसकी कोगुलेशन हो सकती है। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप मिक्स कर सकते हो टू अपोजिटिवली चार्ज सोल्स, ठीक है। सपोज एक सोल का चार्ज पॉजिटिव है तो आप नेगेटिवली चार्ज अगर सोल डाल दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, अपोजिट साइड पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज जो सोल होगी वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएगी, नेगेटिव चार्ज सोल जो होगी वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगी और वहाँ पे दोनों क्या कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दिस n-1 D1 to 10 and n1 S2, whereas the n, the outermost shell, will have 1 or 2 electrons, whereas n-1 stands for the inner d orbital। n-1 inner d orbital होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले metallic properties such as height, tensile strength, ductility, malleability, luxure, with the exception of zinc, cadmium, mercury, ठीक है। एंड Mn दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर एट, ये Mn नहीं होगा इसमें, जिंक, कैडमियम, मर्करी होगा इसमें। ट्रांजिशन एलिमेंट शो ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टी शो होती है। जिंक, कैडमियम, मर्करी जो होता है, इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और पेयर्ड होने की वजह से याद रखना इनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट से शो नहीं होती, तो इनको हम सेपरेट कंसीडर करते हैं। द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आर नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स मिडल ऑफ द सीरीज में बनते हैं हमारे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल ऑफ द सीरीज में हाई होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्साइड्स इंक्रीजेज इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सबसे पहला हमें क्वेश्चन पूछा है, वाई आर Mn2+ कंपाउंड्स आर स्टेबल देन द Fe3+ कंपाउंड टुवर्ड ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो Mn2+ है वो Mn3+ में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, ठीक है।
जो Mn2+ है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, बट जो Fe2+ है इट वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इनटू Fe3+। तो मेन यही क्वेश्चन है, वाई Mn2+ आर मोर स्टेबल देन द Fe2+ टुवर्ड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा क्यों है कि Mn2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों है? अगर हम मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज होता है हमारा 3d5 4s2, ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें Fe की, जो आयरन होता है ये होता है 3d6 4s2। तो मैग्नीज में जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं ये बन जाता है 3d5। 3d5 होने की वजह से ये हो जाता है हमारा हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होने की वजह से इट इज़ वेरी स्टेबल। ये स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से इट डज नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू 3+, सो इट इज़ मोर स्टेबल। वेयर एज जो Fe2+ होता है वो बन जाता है हमारा 3d6, ठीक है, Fe2+ इज 3d6, सो एज ए रिजल्ट Fe3+ में कन्वर्ट होना उसको ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उसमें वो 3d5 हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैग्नीज 2+ की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है और आयरन 3+ की फॉर्म में, क्योंकि अगर वो 2+ और ये 3+ में रहे तो इसको मिल जाएगी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट, why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxides and fluorides? मोस्टली जो मेटल्स हैं उसकी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैग्नीज है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स के साथ ही बनाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑक्साइड जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, सबसे पहले दोनों के क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से वो ईजिली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, और दोनों बोथ ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ईजिली क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म बॉन्ड एंड दे विल कीप द मेटल ऑक्साइड्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड पार्ट हमें दिया, वाई कॉपर+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर+ स्टेबल क्यों नहीं है एक्वस सोल्यूशन में? सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें, कॉपर होता है हमारा 3d10 4s1। अगर ये कॉपर+1 की फॉर्म में रहे तो ये हो जाता है 3d10 और ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल। बट स्टिल कॉपर+ जो है एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, कॉपर+ से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कॉपर2+। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना, जैसे एक्वस सोल्यूशन में सबसे पहले होता क्या है, एक्वस सोल्यूशन में जब कॉपर2+ आता है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर+ जो है वो कॉपर2+ में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तरफ कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर2+ ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना, क्योंकि कॉपर2+ का क्या है, अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर+ और कॉपर2+ का साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है कॉपर2+ का साइज़, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज़्यादा साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, कॉपर को सराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है कॉपर2+ को ईजिली सराउंड कर लेते हैं, और ईजिली सराउंड होने की वजह से ये ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो ये हो जाता है ज़्यादा स्टेबल क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल कॉपर2+ को ईजिली क्या कर पाए, सराउंड कर पाए हैं, और इसकी वजह से इसकी हो जाती है हाई नेगेटिव, इट हैज़ हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि ये एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू कॉपर1। सो दैट्स वाई सोल्यूशन में कॉपर को 2+ की फॉर्म में रहना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रिक्वेंटली एंड वाई, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे विच इज़ 3D सीरीज, कौन सा मेटल जो है वो +1 की फॉर्म में रहता है, तो इसका आंसर होगा कॉपर, ठीक है। क्योंकि कॉपर का मैंने अभी भी बताया था ये होता है 3d10 4s1, तो कॉपर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये 3d10 की फॉर्म में होगा। हम बात करें नॉर्मल स्टेट की, एक्वस में तो कॉपर2+ ज़्यादा स्टेबल होता है, बट नॉर्मल अगर सॉलिड में बात करें तो कॉपर+ क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कॉपर+ में 3d10 कन्फिग्रेशन आ जाती है और इसको मिल जाती है स्टेबल कन्फिग्रेशन 3d10। सो दैट्स वाई कॉपर ही है सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट जो 3D में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर फ्रीक्वेंट रहता है। DNF ब्लॉक का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। द D ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडल सेक्शन प्लैंक्ड बिटवीन द S and P ब्लॉक। S and P ब्लॉक के बीच में D ब्लॉक आता है। द नेम ट्रांजिशन
गिवन टू द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एस और पी के बीच में है। द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल इन देयर ऑर्बिटल रिसीव इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट मतलब जो एन होता है उसका पेनल्टीमेट मतलब n-1 इलेक्ट्रॉन लेता है। 3D 4D 5D सीरीज होती है और 60 इनकम्प्लीट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, सेकेंड फ्रॉम होती है टू कैडमियम, थर्ड होती है लैंथेनियम टू मर्करी एक्सक्लूडिंग Ce टू Lu जो हमारा किस में चला जाता है, लैंथेनॉइड्स में चला जाता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम एक्टिनियम टू द कॉपर निकम और TH टू Lr चला जाता है हमारा एक्टिनॉइड्स में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया, नेम द एलिमेंट विच शो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d24s2। 3d24s2 हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है टाइटेनियम की, ठीक है। तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है टाइटेनियम। सिल्वर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू स्टे इट इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 5s1, ठीक है। तो ये सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर सिल्वर सपोज +2 की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, +2 की फॉर्म में आने से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं 4d9, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसका जो d ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल विल बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसका d ऑर्बिटल हो जाएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड। एज रिजल्ट वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे ग्राउंड स्टेट हो और वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट में क्या होना चाहिए, d ऑर्बिटल अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो जो एलिमेंट है दैट विल बी कंसीडर्ड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करेंगे। इन द सीरीज Sc2Zn होती है हमारी 3D सीरीज। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, इट इज़ 126 किलो जूल्स पर मोल। जिंक की सबसे लोएस्ट इसलिए होती है क्योंकि पहले तो हम जिंक जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 3d10 4s2। इसमें कंप्लीटली फिल्ड क्या होता है, d ऑर्बिटल, सो इट हैज़ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, ठीक है। अब कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है वीक। तो याद रखना जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रांगली वो क्या कर सकता है, अपने एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो दैट्स वाई जो क्रोमियम है वो सबसे ज़्यादा अपने साथ स्ट्रांग करके उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। बट क्योंकि जिंक में क्या सारी जगह क्या है, देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हर एक बॉक्स में अगर आप देखोगे हर एक जगह क्या होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। एज ए रिजल्ट वो मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा और वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग, और जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी उसकी वो क्या हो जाएगी, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होगी दैट विल बिकम लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ द 3D सीरीज एक्सिबिट्स द लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। तो याद रखना सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट करता है मैग्नीज। मैग्नीज होता है 3d5 4s2, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि इसके पास क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये 7 के 7 अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7 जा सकता है इन 3D सीरीज, ठीक है। तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट कैन यूज़ अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें पहला जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है वो है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी था उसने डिस्क्राइब किया था द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। रिजल्ट इन ओवरलैप ऑफ फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल, जो लिगेंड का ऑर्बिटल है वो फिल्ड होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड बनाता है वेकेंट मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। दिस थ्योरी एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। स्पिन ओनली फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। ये हो जाता है
हमारा अंडर रूट ऑफ n, n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ CrNH3 6 3+। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गॉन, ठीक है, 3d5 4s1। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्रोमियम को x ले लेंगे, जो NH3 होता है वो न्यूट्रल होता है, इसका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 3, तो x इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम 3+ का अगर हम बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d3। तो हमें क्रोमियम 3+ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसकी अगर हम बॉक्स की फॉर्म में बना लें तो हम बना सकते हैं इसे 1 2 3 4, ये हमें दिया हुआ है 3d, ठीक है। हम बना सकते हैं इसके साथ 4s एंड 4p, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। और ये जो NH3 है, याद रखना NH3 एक वीक लिगेंड है, ठीक है। वीक लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कॉज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स को वो एक तरफ वो पुश नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3d के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो वहीं पे रहेंगे। और जो NH3 है वो एक लिगेंड है, लिगेंड डोनेट करता है कितना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। और वो जो फिल हो जाएंगे 2 3d में, एक 4s में, और हमारे 3 4p में, ठीक है। तो हो जाएगा D2sp3, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि 3d में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल, एक 4s का एम्प्टी ऑर्बिटल, और 4p के 3 एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा लिगेंड। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा D2sp3। और जो ये D2sp3 होता है, ये होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा। साथ में पूछा मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाई s ऑर्बिटल डज नॉट शो प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। s ऑर्बिटल कोई डायरेक्शन में कोई प्रेफरेंस इसने नहीं शो करते। अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की, जब भी हमने s ऑर्बिटल की डायग्राम बनाई थी तो हमने ये बनाया था स्फेरिकल, ठीक है। तो s ऑर्बिटल क्या होते हैं, सबसे पहले ये तो होते हैं स्फेरिकल शेप होती है इनकी, और स्फेरिकल होने की वजह से दे आर सिमेट्रिक, क्योंकि स्फेरिकल शेप क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, और दे कैन बी सेम फॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अगर आप देखोगे ऑल डायरेक्शन में इनके क्या होती है, सेम प्रेजेंस होती है। सो एज ए रिजल्ट ये कोई किसी डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं शो करते, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वली ये प्रेजेंट होता है। सो दैट्स वाई, बिकॉज ये स्फेरिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, और दे डज नॉट शो गिवन प्रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज COF6 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक वेयर एज CONH3 6 3+। तो सबसे पहले अगर हम बात करें COF6 3 नेगेटिव की, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, तो कोबाल्ट x हो जाएगा। फ्लोरीन का होता है -1 × 6 = -3, तो x इज इक्वल टू -3 + 6, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट का +3। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे CONH3 की, तो ये NH3 न्यूट्रल है, तो CO का हो जाएगा +3, ठीक है। तो दोनों में कोबाल्ट इस +3 की फॉर्म में है। कोबाल्ट का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d7 4s2, तो 3d6 की फॉर्म में दोनों में प्रेजेंट हो गया 3d6। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जो F है, फ्लोरीन है, वो एक्ट करता है वीक लिगेंड, ठीक है, वीक लिगेंड। अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊँ, बॉक्स की फॉर्म में बनाता हूँ CO3+ को, ठीक है, तो हमारा ऐसे बन जाता है 1 2 3 4, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ COF6 3 नेगेटिव की। अगर हम COF6 3 नेगेटिव में बनाएं
तो याद रखना फ्लोरीन क्या है, एक वीक लिगेंड है। एज ए रिजल्ट जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, तो इसके पास क्या हो जाते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स का COF6 3 नेगेटिव, क्योंकि वीक लिगेंड है फ्लोरीन, तो एज ए रिजल्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बट अगर हम बात करें CONH3 ये जो NH3 है, याद रखना जब ये प्रेजेंट होता है कोबाल्ट के साथ तो ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रखना, इसकी क्रिस्टल फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कॉज करता है रिपल्शन। ठीक है, वो रिपल्शन कॉज करता है, रिपल्शन की वजह से याद रखना, अगर हम इसका फिर से बनाए CO3+, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो टोटल कितने होते हैं, 3+ में, कोबाल्ट 3+ में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पेयर्ड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में ले आता है, और एक ही ऑर्बिटल में आने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बन जाता है हमारा डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो हमारा डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हमें, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ CONH34Cl2Cl। तो अगर हम Cl को सेपरेट कर देंगे तो इसके पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ जाएगा +1, क्लोरीन का -1 होता है, और इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले कोबाल्ट का तो X + 0, क्लोरीन का -1 × 2 = +1, तो ये आ जाएगा +3। तो इसमें भी कोबाल्ट का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, +3 में पता है 3d6 होता है, और साथ में इसमें दिया हुआ है NH3, और हमें पता है NH3 ज़्यादा क्वांटिटी में 4 है, तो ये क्या एक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन कॉज करता है। सेम इफेक्ट हो जाएगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगा, जो लास्ट डायग्राम बनाया था हमने सेम वैसे ही डायग्राम बनेगा। हम बनाएंगे पहले 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स में तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिमिलरली। ठीक है, कोबाल्ट 3+ में, ये था हमारा 3d। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 4s एंड 4p। अब यह इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक तरफ लिखेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, अगर देखेंगे टोटल 6 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, d के 2 ऑर्बिटल फ्री हैं। ठीक है, एक s का, और 3 p के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, हमारा बनेगा D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, इसमें हर एक ऑर्बिटल में क्या करेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया D2sp3 ऑर्बिटल में, तो हमारा बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, और अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, सो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक स्ट्रक्चर। तो हमारा कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। In coordination compound, the central metal atom or ions is linked to a number of ions and neutral molecule। जो central metal है वो ions और neutral molecule के साथ link होता है, called as ligand by coordinate bond। For example, dimethylgloxime, which is DMG, is a bidentate ligand and chelating large amount of metal। chilate क्या होता है, जो इसके साथ एक रिंग बना ले, मोस्टली डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ही बना सकते हैं रिंग, तो उसे बोलते हैं चिलेटिंग। ठीक है, द लिगेंड विच कंटेन 3 or more donor atoms are called as polydentate। when a di and polydentate uses its 2 or more donor side to bind a metal, it is called as chelating ligand, and the number of such chelating ligand is called as the denticity of the ligand। ठीक है, सबसे पहले हमें पूछा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ PTEnCl2। En जो होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2NH2 CH2NH2। ठीक है, अब याद रखना नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट कर सकता है, तो सेंटर में लिख देंगे PT। क्लोरीन हम ऐसे बना सकते हैं। अब इथेन 1,2 डाइअमाइन में क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं NH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, साथ में हमारा आ जाता है CH2। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है स्ट्रक्चर ऑफ PTEnCl2। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वेयर सेंट्रल मेटल हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
8, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि सेंटर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 होना चाहिए। तो हमारा एक एग्जांपल है K4MoCN8, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम के साथ CN8, तो हर एक जो CN है याद रखना ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। यूनिडेंटेड लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 8 क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन इस कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा K4MoNCN8 के, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बिकम इक्वल टू 8। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी वन बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था EN इथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसमें हमारा था NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दोनों नाइट्रोजन। और आप बात कर सकते हैं ऑक्सिलेट आयन की। ऑक्सिलेट होता है हमारा C2O4 2 नेगेटिव, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं COO नेगेटिव COO नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सिलेट भी डोनेट कर सकते हैं, सो इट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, कैरेक्टराइज्ड इथेन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारा है होता है CH2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, दो एसीटेट ग्रुप अटैच होते हैं, CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव। और इस नाइट्रोजन के साथ भी क्या होते हैं, CH2COO नेगेटिव। और इसके साथ भी क्या होता है, CH2COO नेगेटिव, ठीक है। अगर हम बात करें डेंसिटी की, नाइट्रोजन में भी क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आता है। और जो एसीटेट है, 4 एसीटेट है हमारे पास, तो 4 क्या हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पेयर मिल जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी प्रेजेंट। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट, ठीक है। तो जो EDTA4, इसे EDTA4 नेगेटिव की फॉर्म में भी लिखते हैं। सो इथेन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट को डेंसिटी के बेसिस में हेक्साडेंटेट भी कहते हैं। और क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, डेंसिटी, तो इसे हम पॉलीडेंटेट में भी हम इसे कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कैरिड आउट अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो रिडक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंट कंडीशन में कर सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। तो याद रखना, जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, और जो कीटोन है दे विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम इनकी रिडक्शन करें NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और यू कैन डू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। अगर हम चाहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, तो हम ZnHg के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय NaOH KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइल ग्लाइकोल। तो इन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। साथ में दिया हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंट बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों में ऑक्सीडेशन डिफरेंट होती है। एल्डिहाइड में अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, RCHO, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद HNO2। ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है जब HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ KMNO4 K2Cr2O7 के साथ। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी, जैसे टॉलिन्स है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी ये क्या कर लेता है, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट जो कीटोन है, अगर उसे आपको ऑक्सीडाइज करना तो आपको विग्रेस कंडीशन, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कीटोन की बात करेंगे, जो इसमें C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, एज ए रिजल्ट ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। और अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज कर भी दिया तो ये मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ये ब्रेक हो जाता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। बेंटिक सोल्यूशन रिएक्ट इन द सेम वे एज द फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। जो फेलिंग सोल्यूशन है, याद रखना, फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। सिमिलरली बेंटिक सोल्यूशन भी, बेनेडिक सोल्यूशन भी फेलिंग सोल्यूशन की तरह टेस्ट देता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2O7। K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है वो कीटोन दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3,
ठीक है। अगर आप देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, ये पेंटेन 2 ऑन है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 हमने इसकी क्या की, ऑक्सीडेशन। अब याद रखना, जो कीटोन होते हैं, कीटोन में ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती है, और अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज कर भी दिया तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस बीच में से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O से ये ब्रेक हो जाएगा और आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एक तरफ हमारा बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, CH3COH बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड, और दूसरी जो कार्बन की चेन है वो दूसरा क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। कितनी कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों कार्बन बना देंगे CH3CH2COOH, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो कभी भी आप कीटोन की क्या करो, ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन ब्रेक हो जाता है और आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमें दिया, नेम द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें अगेन कीटोन दिया हुआ है। कीटोन से हमने क्या किया, CH2CH3 ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है कीटोन और कार्बोनाइल ग्रुप से, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वी कैन डू समथिंग कॉल्ड एज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर क्या कर सकते हैं, रिडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में याद रखना, आप क्या यूज़ करोगे, इस रिएक्शन में आप यूज़ करते हो NNH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, ये NNH2 जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, याद रख लेना, जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देता है हाइड्रोकार्बन में, तो हमारा बन जाएगा CH2CH3। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया CH3COCH3, हमें एसीटोन दिया हुआ है और दे हैव गिवन प्रोपेन 2 ऑन। प्रोपेन 2 ऑन दिया हुआ है, हमने रिएक्ट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और हमें पता है ये एक कीटोन है। जो कीटोन है वो जब रिडक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वो दे देता है सेकेंडरी एल्कोहल, तो हमें मिल जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन 2 ऑल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4, द कंपाउंड X ऑन ट्रीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव C4H8 एंड वाटर, व्हाट इज द कंपाउंड X। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए C4H8 क्या होता है। अगर हम बात करें इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये जो कंपाउंड ये होता है CnH2n, तो ये आ जाता है हमारा एल्कीन्स में। ठीक है, ये एल्कीन्स में आता है क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे मैच करता है C4H8 विच इज CnH2n के साथ, और ये जो 4 कार्बन का बनता है हमारा एल्कीन, इसे बोलते हैं हम ब्यूटीन। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ब्यूटीन है। आप कोई भी ब्यूटीन बना सकते हो। सपोज मैंने बना दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर, ये जो कंपाउंड है ये हमारा ब्यूट 2ईन है। ठीक है, अब याद रखना कि H2SO4 क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर रिलीज कर देता है। ठीक है, और याद रखना ये रिएक्शन किसकी होगी, अगर हमने यूज़ किया CH3CHOH। ठीक है, CH2CH3, तो जब भी एल्कोहल की अगर आप क्या करो, डिहाइड्रेशन करो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एल्कोहल है, यहाँ पे हमने लिया है ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल लिया है, तो ब्यूटेन 2 ऑल की जब भी आप डिहाइड्रेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये वाटर रिलीज कर देगा और साथ में हमारा बन जाएगा एल्कीन, तो हमारा ब्यूटीन बन जाएगा फ्रॉम ब्यूटेन 2 ऑल। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, गिव द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डन बाय द ऑक्सीडेशन ऑन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज वाइड रेंज ऑफ रिएजेंट। तो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्राइमरली characteristic by the structure of acid produce the functionality of the starting material and oxidizing agent। तो मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। प्राइमरी एल्कोहल अगर आपके पास है और एल्डिहाइड है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, न्यूट्रल एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में
पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, तो ये दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय एल्डिहाइड यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। एल्डिहाइड में अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो लाइक टॉलिन्स रिएजेंट, तो एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज विद एल्केलाइन KMnO4। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन क्या हो जाता है, हमारा टॉलिन हो जाता है। ठीक है, टॉलिन को आपने रिएक्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, एल्कलाइन मीडियम होता है OH नेगेटिव, और याद रखना साथ में हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में, तो हमारा बन जाता है COOH। बेंजीन के साथ COH जुड़ जाता है, प्लस वाटर रिलीज होता है, तो ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। तो हमारा बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है एक कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, टोटल 6 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा हेक्सेन टू हेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेनॉल दिया हुआ है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड H2SO4। याद रखना CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जो अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH24 COOH। ठीक है, तो आपका जो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा आपका हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा जब आपने अल्कोहल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज यूज इन द कन्वर्शन ऑफ टॉलिन टू द पोटेशियम बेंजोएट। हमें क्या दिया हुआ है, टॉलिन दिया हुआ है, बेंजीन के साथ हमारा क्या ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, इसे हमें कन्वर्ट करना है पोटेशियम बेंजोएट में। पोटेशियम बेंजोएट होता है बेंजीन के साथ COOK ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, साथ में KOH आपने लिया है, अगर आप हीट करते हो तो आपका बन जाता है पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, आपका पोटेशियम बेंजोएट बनता है। तो हमें इतना ही स्टेप पूछा था, और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन में बस हमें इतना ही पूछा कि अगर आपको पोटेशियम बेंजोएट बनाना है तो आप बोलोगे KMnO4 KOH, और अगर आपने इसकी एक्स्ट्रा हाइड्रोलिसिस कर दी तो आपका बन जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस रिएक्शन में एक स्टेप के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन एस्टल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद टॉलिन रिएजेंट देन द कंपाउंड X इज फॉर्म। ठीक है, हमें एस्टल्डिहाइड दिया हुआ है, एस्टल्डिहाइड होता है CH3CHO। हमने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, टॉलिन के साथ। ठीक है, टॉलिन याद रखना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर ये बना देगा हमारा CH3COOH। ठीक है, तो ये बना देगा हमारा एसिटिक एसिड। तो नेम ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COH, और इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर की। लास्ट चैप्टर है हमारा अमाइंस। अमाइंस में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया केस बेस, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन बाय एल्काइल एंड द एराइल ग्रुप। अमोनिया हमारा होता है NH3, और अगर आपने हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, R क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकते हैं या एराइल ग्रुप हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं अमाइंस। प्योर अमाइंस आर कलरलेस। जो प्योर अमाइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट दे डेवलप कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर। एक्सपोजर टू एयर में वो कलर डेवलप कर सकते हैं, और ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से इनका कलर आ सकता है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे लोअर एलिफेटिक जो अमाइंस होते हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट्स वाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट दिया है, amines are very reactive due to the difference in the electronegativity between the nitrogen and hydrogen। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और मोस्ट ऑफ द अमाइंस होते हैं बेसिक। देयर बेसिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। अगर हमारे पास सपोज NH2 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसे हम बोलते हैं इट एक्ट एज ए बेस। बेस क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव, तो इसका आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन कैन बी डन बाय रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को सेपरेट कर सकते हैं, और बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंसीडरिंग वेदर अमाइन इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है द अमाइन इज गैसियस एंड स्मेल लाइक अमोनिया। हमें बताना है ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्शरी होगा। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, जैसे ही साइज, जितना साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और साइज किसका ज़्यादा स्मॉल होगा, वो होता है प्राइमरी अमाइन का। प्राइमरी अमाइन में नंबर ऑफ आर ग्रुप्स क्या होते हैं, लेस होते हैं, और प्राइमरी जो अमाइन है वो गैस की फॉर्म में आता है, गैसियस फॉर्म में। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे वो लिक्विड में, और साइज़ बड़ा होगा तो वो सॉलिड में, उनकी फॉर्म में वो होते हैं। तो याद रखना, जो प्राइमरी अमाइन है वो गैसियस फॉर्म में होती है, और इनकी जो स्मेल है, दे स्मेल लाइक अमोनिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड दिया, व्हाई आर हायर एलिफेटिक अमाइंस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हायर एलिफेटिक अमाइंस का मतलब क्या होता है, सपोज अगर आपके पास सिंपल अमाइन है CH3NH2, ठीक है, ये जो है दिस इज मिथेन अमाइन, ये नॉर्मली क्या वाटर में सॉल्युबल है। सपोज आपने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन जब आप कर देते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन करने से इसे बोलते हैं हम हायर एलिफेटिक अमाइन। जब ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं इसे बोलते हैं हायर एलिफेटिक अमाइन। और याद रखना, ये जो कार्बन का ग्रुप होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और इस कार्बन के ग्रुप को जो वाटर है वो पसंद नहीं होता है, तो ये वाटर से रिपल्शन कॉज करता है। एज ए रिजल्ट क्या करता है, जितना ज़्यादा ये बड़ा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा अटैच है, उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है अमाइंस के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, जैसे जैसे क्या हो, हायर एलिफेटिक अमाइन, जैसे अमाइन का साइज़ क्या हो, बड़ा होता जाए, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है, जितना वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट जो हायर एलिफेटिक अमाइंस है वो वाटर में लेस सॉल्युबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, गिव रीजन व्हाई अमाइंस आर रिएक्टिव। अमाइंस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर सपोज हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, हमारे पास है RNH2, ठीक है। अब याद रखना, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींचता है, वो डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन में, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। सो इसमें क्या हो जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की वजह से याद रखना जो अमाइंस है दे आर हाईली रिएक्टिव। तो ये एक फर्स्ट रीज़न है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ज़्यादा पोलैरिटी आ जाती है, और ज़्यादा पोलैरिटी आने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड हमें दिया हुआ है, तो अगर अगेन प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अमाइंस हो जाता है बेसिक, ठीक है। बेसिक होने की वजह से क्या कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कोई भी सपोज आपके पास स्पीसीज है, सपोज एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, तो CH3 पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक कर सकता है। अगर आपके पास असाइल ग्रुप है, सपोज आपके पास है CH3COCl, तो कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पे भी नाइट्रोजन क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो अमाइंस होंगे दे आर वेरी रिएक्टिव। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। हमें सबसे पहले दिया हुआ इथेन अमाइन, इथेन अमाइन होता है CH3 CH2 NH2, तो इथेन अमाइन दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन होता है CH3 NHCH3, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, जो पहला कंपाउंड है वो है हमारा प्राइमरी अमाइन, और जो सेकेंड कंपाउंड है वो क्या है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। और याद रखना
जो प्राइमरी अमाइन है वो एक सर्टन रिएक्शन शो करता है, चाहे प्राइमरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो वो एक रिएक्शन शो करता है। इसे हम बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो कभी भी प्राइमरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, टर्शरी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कार्बल अमाइन रिएक्शन यूज़ कर सकते हो। सो सपोज हमारे पास है CH3 CH2 NH2, इसे हम रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, और साथ में क्या कर देंगे, हम इसे हीट कर देंगे। हीट करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2NC। ठीक है, प्लस KCl प्लस H2O। ये जो NC बना है इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज आइसोनाइट्राइल और कार्बल अमाइन। ठीक है, और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसकी याद रखना होती है फाउल स्मेल। फाउल स्मेल होने की वजह से ये ईजिली आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी अमाइंस क्या शो करते हैं, ये टेस्ट शो करते हैं। और अगर आप सेकेंडरी अमाइन के साथ सेम रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन डज नॉट हैपन, तो आप प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस को कार्बल अमाइन टेस्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम अमाइंस का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। अमाइन कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इन नेचर दे अकर अमंग विटामिन्स, प्रोटीन्स, एल्केनॉइड्स एंड हार्मोन्स। तो डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट है नेचर में, और सिंथेटिकली दे इंक्लूड इनसाइड द ड्रग्स, पॉलीमर्स, डाई स्टफ। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड सच एज एड्रीनलिन, एड्रीनलिन में ये प्रेजेंट होता है। एपीड्राइन बोथ कंटेन सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, एपीड्राइन में भी सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अमाइन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन। तो अमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं जब आप उसके हाइड्रोजन को एल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो। लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन ऑफ अमाइन्स आर ट्राईवैलेंट, तो ये ट्राईवैलेंट होते हैं and carries a unshared pair of electrons. Amines are classified as primary, secondary, tertiary on the basis of कि how many hydrogens are replaced by the alkyl or the aryl group. अमाइंस को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप से, बाय हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया, गिव द नेम ऑफ 2 नेचुरली अकरिंग अमाइंस। अभी अभी हमने पढ़ा था जो अमाइंस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन हॉर्मोन्स, नेचुरली अकरिंग हॉर्मोन्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एल्केलॉइड्स। ठीक है, तो ये थे नेचुरली अकरिंग अमाइंस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें एक तरफ क्या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ इथाइल, तो हम सबसे पहले याद रखना N बना लेंगे। N के साथ क्या, एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हम लिखेंगे CH3, एक तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है CH2 CH3। इसको हम क्या करेंगे, ये ट्राईवैलेंट होता है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम इसकी नंबरिंग, अगर जब हम इसकी नेमिंग देंगे तो ये हो जाएगा N मिथाइल N इथेन अमाइन। ठीक है, तो याद रखना जो लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है, यहाँ पे एक कार्बन था तो वो पहले आ जाता है एन इथाइल, और जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसे हम लिख देते हैं इथेन। जैसे 2 कार्बन थे तो इथेन अमाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासीफाई इट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। हमें दिया हुआ मेटा पोजीशन पे Br C6H4NH2। सबसे पहले अगर हम देखेंगे C6H4 हमें रिप्रेजेंट करता है बेंजीन को। ठीक है, अब मेटा पोजीशन का मतलब क्या, अगर ब्रोमीन कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे है, तो NH2 कौन सी पोजीशन पे होगा, 3rd। तो मेटा का पोजीशन का मतलब याद रखना वो होता है 1/3 पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। ठीक है, अब याद रखना इसमें हमें अभी आयोपैक नेम देना है। सबसे पहले दिया हुआ फॉलोइंग कंपाउंड का आयोपैक नेम, तो नंबरिंग जो होगी वो अमाइन जो है, याद रखना NH2 वो है मेन ग्रुप, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3rd नंबर पे ब्रोमीन आता है तो हम इसे लिखेंगे 3 ब्रोमो। ठीक है, और याद रखना बेंजीन के साथ जब NH2 हो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज एनिलीन, तो 3 ब्रोमो एनिलीन है। और आप इसका ऐसे भी नाम लिख सकते हो 3 ब्रोमो बेंजामाइन।
ठीक है, बेंजा अमाइन भी लिख सकते हो, इसके दो नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासीफाई द कंपाउंड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। अगर हम बात करें एन के साथ, अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही अराइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो एज ए रिजल्ट ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट द नाइट्राइल टू द प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो बेस्ट रिएजेंट क्या दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सपोज हमें दिया हुआ है नाइट्राइल विच इज CH3CH2CN। जो ये CN ग्रुप होता है इसे बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप, और इसे अगर आपको प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना है तो हमारा कन्वर्ट करेंगे CH3CH2NH2 तो याद रखना नाइट्राइल में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी हमें क्या करनी होती है, रिडक्शन करनी होती है। ठीक है, अगर हम नाइट्राइल की रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। तो अगर हम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, ठीक है, हमें बेस्ट रिएजेंट पूछा है तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन में रिड्यूस कर देगा। आई होप आपको सारे केस बेस्ड क्वेश्चन समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।